भावगंगा का प्रोग्राम जाता है तो आज मेरी यही भावगंगा है आपसे बातचीत का, यही जाएगी यूट्यूब पर वीडियो पर भी। और जब आप कोई ऐसी चीज़ पूछना या डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आप सोचते हो नहीं जाना चाहिए तो फिर लोग भी लोग, लेकिन एकदम से खुली चर्चा होगी तो ऐसा। हाँ सर, here I am pursuing MBA in Business Economics. So right now I am in second year. So that's all. Thank you. कहाँ बताया आपने? किस पार्ट को यूपी के बिलोंग करते हैं? सर वाराणसी से ठीक है। हाँ। और इधर कोई नया जो आया? ये तो परिचित नहीं। हाँ सर, आई एम श्रीधर दुबे फ्रॉम आजमगढ़। शुक्ला जी, अब आप जब वो बोल रहे हैं तो खड़े होकर के इधर आ जाइए, थोड़ा आपको इंटरेस्ट चलता रहना। आई एम श्रीधर दुबे फ्रॉम आजमगढ़। या आप लोगों को किसी की ड्यूटी दे दी जाए या शुक्ला जी को बैठा दिया जाए? नहीं ठीक है, मैं ले रहा हूँ। आप लोग बोलिए, मैं ले रहा हूँ। तुम्हें सवाल पूछना होगा आप बैठिए। Sir, I am Sridhar Dubey from Azamgarh. I am studying BA Honours from this university, and I have studied 12th till 12th in Children College Azamgarh. IC board. और Thanks. Sir, my name is Asmi Singh. I belong to UP Sultanpur. My stream MBA Agribusiness. तो हम लोग बातचीत शुरू करें जब और बच्चों में इंतजार करें, जो आते जाएंगे अपना बैठते No, जाएंगे। yes, और कुर्सियों की जरूरत होगी तो डाइनिंग रूम से भी ले जा सकता है। तो आप लोग अपने अपने जो भी प्रश्न इसके हैं, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पर भी बच्चों के प्रश्न आए हैं, उसको फिर इत्मीनान से जवाब देंगे उनको। आप लोगों ने क्या कोई प्रश्न भेजा है मेरे पास अभी? नहीं, तो ठीक है, यहीं पे फिर आप लोगों के प्रश्न पूछ सकते हैं। जिज्ञासा है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई कल के प्रोग्राम के बारे में आपका ऑब्जर्वेशन है, कोई और मन में सवाल है, कोई सुझाव है, सबका स्वागत है। एकदम फ्री, जैसे परिवार में घर में बैठ कर बात करते हैं, परिवार का ड्राइंग रूम ही समझिए। और बलिया सबसे पहला जो परिचय हुआ वो बलिया का हुआ, तो माहौल को और लाइट करने के लिए कहो तो एक छोटा सा सच्चा उदाहरण होता है कि किसी कमजोरी को या किसी व्यंग्य को, जो हमारी जिसको कमजोरी मान के व्यंग्य किया जा रहा है, उसको कैसे शक्ति बनाई जा सकती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अमरनाथ झा, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा बहुत बड़े फिलोसफर थे, विद्वान थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, इनके नाम से हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में मैं रहा हूँ। उनके बेटे अमरनाथ झा थे, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सांस्कृत थे 2 टर्म, और वो नेहरू जी के इक्विवेलेंट उनका रुतबा था। तो अमरनाथ झा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे और इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए थे, IAS से लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो एक बलिया का बच्चा आया, अब उन्होंने उसको व्यंग्य के रूप में उसे कॉमन सेंस टेस्ट करने के लिए सवाल किया कि बलिया के बच्चों को बलियाटिक क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन किया कि बलिया के लोगों को बलियाटिक क्यों कहा जाता है। आप बलिया के हैं क्या, इसका उत्तर देंगे? लेकिन उस बच्चे ने क्या होता ये सटर लेकर बंद कर दीजिए, बंद कर दिया, कहते थोड़ा बात न करें। बंद कर। बता, पहले कह भी दो कि वहाँ बात न करें, उन लोगों को बता दो। नो सर, अभी कुछ नहीं, बैठ के ड्राइंग रूम में कहीं खड़े होकर बस परिचय हो गया। परिचय हो गया ताकि सब लोग देख लें, समझ लें। आसान। झा लोग कहाँ के होते हैं पता है? मिथिला के, बिहार के। और जिस मामले में उन्होंने बलिया को जिस सेंस में लिया था, उसी सेंस में पूरा बिहार है। तो उन्होंने कहा कि सर इसको बलियाटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ, बिहार के बगल में। ये इतने खुश हुए कि उसको बहुत नंबर दिया इंटरव्यू में। तो जो मतलब
कॉमन सेंस एक बहुत बड़ा गुण है, तुम लोगों का हमेशा काम आएगा। उसको हमेशा, कोई अगर व्यंग भी करता है तो उसको भी तुम अपने पॉजिटिविटी में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जिस चीज़ को तुम एक प्रॉब्लम मानते हो या चैलेंज मानते हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी समझो, उसमें अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो ये है इसमें तुम लोग को ध्यान इससे एक लाइन मेरे को याद हाँ है। बिल्कुल। ये जो आपने अब जब हम लोग बोल रहे हैं तब इधर आप फोकस करें। आपने टिक वाला आप बोला लोग में से कोई और आ जाइए, एक बच्चे का आईएएस में शुक्ला जी इनको इंटरव्यू दे दीजिए। बिल्कुल जो बोल रहा है उसी पे फोकस करना इसी है। का मिलता जुलता है। तो वो बिहार से था, तो इंटरव्यू ने पूछा कि भाई बिहारी दा था कौन बुद्धू, कहते हैं बुद्धू बिहारी का मजाक में या कुछ बहुत। तो उसने फिर रिप्लाई दिया कि सर बिहारी दा कॉल्ड बुद्धू बिकॉज इट्स लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब तुम लोगों का सवाल है, हमने और हम लोगों ने थोड़ा लाइटर वे में कर दिया ताकि तुम्हें और कोई संकोच मत करिए, सहजता से जो भी मन में जिज्ञासाएं हैं, कोई आपको लगता है कि किसी चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए या जो मन में सवाल उमड़ते रहते हैं, तो भाई साहब का बड़ा वेरिड अनुभव है और पूरा हर क्षेत्र में आपने विस्तार से लेखन कार्य किया है, तो पूरी तरह से उसका समाधान करने की चेष्टा होगी। सर जैसे कि आप कल बोले थे कि किसान है अपना खेती करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद वो लॉस में ही रहता है। सर इसमें आप पूछे थे उस समय कि इसके लिए क्या सुझाव है, तो सर अगर ये बोला जाए जो उन लोगों को सब्सिडियाँ दी जाती हैं वो तो सिर्फ कागज़ में ही दिया जाता है। एक्चुअल से ऐसा तो कि किसान है वो अगर थोड़ा सा भी उसके पास 5 से 10 बीघे ज़मीन है तो अपने इम्प्लीमेंट्स अपने ही ट्रैक्टर वगैरह सब यूज़ कर सकता है, और गवर्नमेंट उस पर 80% से 40% से 80% सब्सिडियाँ देती हैं, बट जिनमें से बस 1 से 2% किसानों को मिल पाता है। क्यों ना जो भी सर लेता है कॉमर्शियल यूज़ में सर ज़्यादा से ज़्यादा 100% में से 5% लोग ही कॉमर्शियल लेते हैं। जो किसानों के लिए सब्सिडी के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं की गई कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइए यहाँ करिए, क्यों ना ये सिर्फ कॉमर्शियल के लिए लगा के बाकी सबों के लिए फ्री किए जाए। जो सब्सिडी कास्ट है वो डायरेक्ट लेस करके ही दिया जाए। अब किसान एक बार में 10 लाख रुपए लगाता है, उसके बाद उनको सब्सिडी आती है, वो कब आएगी उसको पता नहीं। तो इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने मतलब किसान के नाम पे ही सब्सिडी लेते हैं और फिर वो पैसा अपने रख लेते हैं। तो अगर ऐसे पहले से ही कम करके दे दिया जाएगा तो और लोग जो फायदा उठाते हैं इसका पहले से उनके लिए और आसानी हो जाएगी इस चीज़ की फायदा उठाने के लिए। तो इसके वजह से हो सकता हो कि वो सब्सिडी और उस चीज़ को और कम करके ना देते हुए वो उन जो लोग एलिजिबल है उनके लिए, जो लोग नॉलेजेबल है इस चीज़ के लिए उसके लिए वो करते होंगे, इसके लिए वो सब्सिडी उतना माइनस नहीं करते। दुरुपयोग होगा कि पहले से ही कम करके। पहले क्या होता है, अभी क्या होता है सब्सिडी, जैसे अभी आया था यंत्र योजना के आधार पे एग्रीकल्चर में आया था, तो उसमें बहुत से लोग क्या कर रहे थे कि अपने किसी बगल वाले से लेके किसी तीसरे से लेके उनकी आईडी से लेके जो लोग बिजनेस करते हैं ट्रैक्टर से रिलेटेड खेतों में इन सबों का बिजनेस करते हैं, तो उसमें वो लोग करते हैं कि किसी तीसरे से लेके वो उनके नाम पे वो ले लेते हैं सब्सिडी, उनके पास पैसा कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी अगर जांच हो जाती है ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्टली ऐसे कम करके दिया जाएगा तो वो जाएंगे तुरंत खरीद लेंगे। तो उस चीज़ को थोड़ा उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हो सकता हो कि सब्सिडी लेस ना किया जाता हो, उस चीज़ को बढ़ाओ, इसके लिए वो ऐसा किया जाता होगा, मेरा मानना है। ये दोनों एंगल हैं, इसके बीच में और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसका दुरुपयोग ना हो, कुछ तुम भी बोलो फिर हम फाइन कर देते हैं। देखिए ये आपका जो सुझाव है इसकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा आप उन्होंने कहा व्यवहार में क्या हो रहा है, व्यवहार में कुछ स्वार्थी लोग कह लें या जो है, तो गवर्नमेंट में शासन में चेक्स एंड बैलेंस होता है। तो अभी तक का जो अनुभव है उसके आधार पर जो आप बता रहे हैं वही किया गया है। वैसे किसी भी क्षेत्र में और फर्दर इम्प्रूवमेंट के बहुत से चांसेस रहते हैं,
जो ये विकल्प बता रहे हैं वो भी रूल आउट नहीं हो सकता। चीज़ें विश्वास पर ही पूरा प्रशासन और शासन चलता है। तो अगर एक ऐसी सैम्पल स्टडीज़ हो कि ऐसा लोगों में एक विश्वास जम जाए, क्योंकि हमारा कार्य क्या है कि चीज़ों को बिल्कुल सरलीकरण करना है। अब देखिए सरकारी तंत्र में इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है कि वो जब तक चाय पहुंचती है वो ठंडी हो जाती है। तो ये बात है, तो दोनों में एक बैलेंस बनाने की बात है। अभी राइट नाउ जो आप कह रहे हो वो स्थिति, अब राशन कार्ड आप देखिए, आपने सुना होगा कितने फर्जी राशन कार्ड कितने लोग उठा रहे हैं, और कुछ लोग में वो भी है। जाके बेच भी रहे हैं। तो अभी सही समय पे हर चीज़ है, लेकिन अगर जो वो समय शायद नहीं आ पाया है और हमको कुछ अभी और लोगों को डिजिटल जन जागरण करना पड़े, उसकी प्रतीक्षा करनी दरवाजा खोल खोल दो, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़े। अच्छा, आपका सुझाव अच्छा है। ये तो देखिए सोशल डायनेमिक्स है, कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा। जैसे जैसे स्थितियाँ बदलेंगी हमको अपनी प्रक्रिया भी बदलनी पड़ेगी। इसको कोई और पकड़ लो ताकि वो बात मोती भी हाँ, कोई और खोल दो। वहाँ से क्या? उसको बंद ना करो। पूरा बंद नहीं करो, थोड़ा सा गैप रख दो। नहीं, दरवाजे को थोड़ा सा खोल के थोड़ा बंद रखो। हाँ, 2 इंच गैप छोड़ दे और थोड़ा कर दीजिए। और बस उस पर्दे को लगाने की जरूरत नहीं है, बस उनको बता दिया, वो चले गए। हाँ भैया। तो जैसे कि मैं एक अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए जी हाँ, मैं इनके बारे में ऑब्जर्व किया, इम्प्लीमेंट्स जो आते हैं मार्केट में, जो उसका MRP होता है वो मोर देन अगर 40,000 में एक इम्प्लीमेंट बन रहा है, उसका प्राइस किसान को ये था 1,05,000 ऐसे करके। और जब उनसे पूछा था क्यों, तो वो बोलते हैं कि इनमें जो सब्सिडी होती है यही पैसा फिर वापस करके तुम्हें को दिया जाता है, ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं। क्योंकि सर अगर आप प्रोडक्ट आप बनाए परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको इनकम चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये डबल इनकम प्रोडक्ट से बहुत अच्छा सवाल है। तो किसान अब ये सोचेगा अगर हम ये प्रोडक्ट खराब हो, इसको हम अगर कबाड़े में डालते हैं तो उसको 5,000 रुपये भी उसके नहीं मिलते। अगर वही रीमैन्युफैक्चरिंग ऐसे सब करके उनको फिर से मार्केट में डेवलप किया जाए तो क्या एक अच्छा सुझाव हो सकता है? तो बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा भी था, उनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत सही था। लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो एक नाटक है, प्रेमचंद ने भी उस पर लिखा है, और अदरवाइज भी नाटक बहुत ज़बरदस्त है और तुम्हारी समस्या से सीधा लिंक है, उसको भी संक्षेप में बताऊंगा। लेकिन जो भी ये किया गया, चाहे वो जो सब्सिडी देने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, या जो सब्सिडी का मतलब जो कॉस्ट फिक्स करने के लिए जो जिम्मेदार हैं कि 1,05,000 का पूरा जो 40,000 के बीच में, ये कौन लोग हैं, व्यवस्था के कौन लोग हैं जो सब्सिडी सही जगह पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या गलत जगह हो रहा है, ये इंटेंशनल हो रहा है या बाय डिफॉल्ट ऑफ द सिस्टम हो रहा है। इस पे गहराई से सोचने की जरूरत है। व्यवस्था में कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्यों। जो कल मैंने बात कही थी, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर ग्राम का प्रधान भ्रष्ट है, विधायक भ्रष्ट है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीत के गया है, तो हर जगह लूटेगा या लूटने की व्यवस्था बनाएगा। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अगर सांसद 10 करोड़ 50 करोड़ खर्च करके गया है, चाहे वो अपना लगा के गया हो तो भी व्यापार करने गया है, पार्टी का है, तो उस पार्टी के कमाई कमवाएगा। अगर किसी पूंजीपति से पैसा लेकर के गया है तो उनके लिए काम करेगा, न कि जनता के लिए काम करेगा। जनता के लिए काम तभी होगा जब जनप्रतिनिधि जनता के सहयोग से जीतेंगे और उनके प्रतिनिधि होंगे। जिस चीज को कल मैंने कहा था, आप लोग पता नहीं थे कि नहीं थे। तो अच्छा, फार्मेसी के आप लोग भी थे, फार्मेसी के तो इसलिए उनके लिए मैं इसको फिर मैंने आज रिपीट किया कि
जब तक सही प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, प्रतिनिधि मतलब जनता के भलाई के लिए, अगर कोर्ट में कोई प्रतिनिधि है तो जनता की भलाई के लिए वहाँ केस लड़ता है ना, कि वो कोई बीच में पैसा दे दिया या किसी पार्टी का है तो जाके पार्टी की बात कहने लगता। तो विधानसभा, लोकसभा या गांव सभा में जो जनता की आवाज जो लोकतंत्र में होना चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा तो ये तो तुम एक समस्या बता रहे हो। जिंदगी में कितनी समस्याएं हैं, हर किसी भी दफ्तर में जाओ सही नहीं हो रहा। वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी है कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए चुनाव में खर्च करके मंत्री जी लोग पहुंचते हैं तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाते हैं, और जो ऑफिसर या अधिकारी पैसा दे करके चुना गया है फिर वह पैसा कमाने के लिए रहेगा कि जनता की सेवा के लिए रहेगा? तो इसीलिए वो पैसा कमा रहा है। वो जो सब्सिडी नहीं पा सकता और पा रहा है धन वाला, और वो पैसा दे देता है उनको, तो उसको तो सब्सिडी मिल जाती है। जो बेचारा गरीब है जिसके लिए वो सब्सिडी है वो तो पैसा नहीं देगा, तो इसलिए उसको क्यों मिलेगा? बिल्कुल सीधा सीधा है। और जिसको मिलना चाहिए सब्सिडी, ज्यादातर तो बेवकूफी में, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कहीं एक बोतल शराब लेकर के और कहीं 500 रुपए लेकर के वो अपना भविष्य बेच चुका है, अपनी सब्सिडी बेच चुका है, अपना सब कुछ दे चुका है। तो अब क्या उम्मीद कर रहा है? कैसे उम्मीद कर रहा है? उसको जागना होगा। जब तक वो नहीं जागेगा, अपने हित के लिए खुद वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? लोकतंत्र में वही मालिक है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, अभी 1-2 दिन में चुटकियों में नहीं हो जाएगा। आजादी की लड़ाई में 1857 से 1947 तक लड़ना पड़ा। आज इस आजादी को जमीन पर जाने के लिए, लोकतंत्र को जमीन पर जाने के लिए 5, 10, 20, 50 साल लग सकते हैं। हम 7 साल से लगे हुए हैं, लेकिन कितना हो पाया? मीडिया भी हमारे साथ हर जगह नहीं आएगी, क्योंकि मीडिया भी बिकी हुई है, वेस्टेड इंटरेस्ट। वह उन्हीं के लिए बिकी हुई है जो इस तरह की सब्सिडी खा जाते हैं, हाई रेट पर तय करते हैं लूटने के लिए उसका कीमत। क्योंकि वह जो 40 से 1,05,000 जो 65,000 है, उसमें उन मंत्रियों को भी खिलाते हैं, उन अफसरों को भी खिलाते हैं, मीडिया को भी खिलाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देते हैं कि मैंने इतना लोक कल्याण का काम किया। और पब्लिक जो ठगी हुई है और ठगी जाती है, देखो ये इतना लोक कल्याण काम हो रहा है। कोई अपनी आंखों से नहीं देखते कि हमें नहीं मिल रहा सब्सिडी, तो फिर ये कैसा लोक कल्याण हो रहा है? इसीलिए मैं बार बार कल कह रहा था कि लोकतंत्र में पहली शर्त है कि अपनी आंखें खुली रखनी है। अगर अपनी आंखें हमने बंद रखी, कोई पट्टी बांध के रखी, तो कल्याण नहीं होगा। तो अगर कल्याण करना है तो पहली शर्त है कि अच्छे लोगों को, अब और उस चींटी वाली जो कहानी सुनाई गई, उस चींटी जैसे व्यक्ति को ही वोट देना होगा, जो संवेदनशील है, जो सबके सुख दुख को समझती है। उस चींटी ने ये नहीं देखा कि हमारी जाति का चींटी है, तो उसी को उसने तोते के दुख को दूर किया। तो फिर उसमें जो भी दुखी है उसके दुख को दूर करना है, जो भी जेन्युइन है, जो भी परेशान है, उसके दुख को दूर करना है। इस पर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का एक सूत्र है, जैसे तुम लोग तो यहाँ पूर्वांचल में हो, हम भी पूर्वांचल के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन तुम्हारे सवाल पे तो चर्चा हो रही है। हाँ, तो जब बात करके आ जाओ, तब तक मैं कहानी सुनाता हूँ, फिर दूसरी कहानी जो तुमसे रिलेटेड है उस पर आऊँगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वामी कल्याण देव हुए हैं। उन्होंने बहुत काम किया है एजुकेशन पर, शिक्षा पर, जन जागरण में। और वो शुक्र तीर्थ, जहाँ पर राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत पहली बार सुनी थी, वहीं पर रहते हैं, गंगा के तट पे है। और उन्होंने 150 से ज़्यादा स्कूल खोले। उन स्कूलों के मैनेजमेंट से वो जुड़े भी नहीं रहे। एक बहुत सादा जीवन, धोती मार्किन की और उसी तरह से गमछा पहने हुए, मैनेजमेंट दूसरों को सौंपते चले गए, खुद अपना और फर्दर काम करने में लगे रहे। 128 साल तक जिंदा रहे। उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह भी मिला था। खैर पद्म पुरस्कार आजकल कैसे मिलते हैं वो तो अलग एक इशू है, लेकिन वो जेन्युइन काम कर रहे थे। जब वो 121 साल के थे, 2001 में मैं उनसे मिलने गया था।
और उसके 7 साल बाद 128 साल की उम्र में उनका शरीर शांत हुआ। हमने बहुत उनका नाम भी सुना था। एक हमारे बहुत मित्र हैं पालीवाल जी, हमारे डिपार्टमेंट के ही रहे, वो मुजफ्फरनगर के ही थे, तो इसलिए उनके साथ ही मिलने गया था। मैंने उनको प्रणाम किया। उस समय वो बीमार थे, लेटे हुए थे। मेरा हाथ ले लिया और 10-15 मिनट तक हाथ पकड़े रहे। मेरे तो जब भाव विवल हो जाता हूँ, आंखों से आंसू गिरने लगे। कल जब तुम लोग इतना सेल्फी लेने लगे थे, तब भी मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बोल नहीं पा रहा, इतने तुम लोगों के भाव देख करके। तो वहाँ पर स्वामी कल्याण देव ने हमसे कहा, भैया सन 1 में हम विवेकानंद से मिले रहे। मैं उनसे 2001 में मिल रहा हूँ, और वो बात करें 1901, 100 साल पहले, क्योंकि इनकी उम्र 121 साल थी। 20 साल के रहे होंगे तो विवेकानंद से। तो उन्होंने कहा, भैया हम सन 1 में विवेकानंद से मिले रहे, और उन्होंने हमको 2 बातें बताई जिसने मेरा जीवन बदल दिया। पहला, मतलब जो विवेकानंद ने हमको बताया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने हमको 2 बातें बताई जिसने हमारा जीवन बदल दिया। पहला, जाओ और गरीबों, मजलूमों, बेसहारों की मदद करो। लेकिन ये तो सभी धर्म बताते हैं। उन्होंने जो दूसरी बात बताई वो बहुत गहरी थी, और उसने वास्तव में मेरा जीवन बदल दिया एकदम से। और वो था कि कभी इस बात की उम्मीद मत करो या इंतजार मत करो कि जिसको वाकई तुम्हारी मदद की जरूरत है वो तुमसे मदद मांगने आएगा, या उसकी आवाज तुम तक आएगी मदद मांगने के लिए। ज्यादा ये संभव है कि उसमें इतनी शक्ति ना हो कि वो तुम तक आ सके, या उसकी आवाज में इतनी शक्ति ना हो कि वो तुम तक पहुंच सके। तो जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमेशा ढूंढो जिंदगी भर, और जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद करो। अब उस मदद में कोई सूखता हुआ पेड़ भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्वामी कल्याण जी ने फिर उसी बात पर अपना जीवन उस बदल दिया, और उसी तरह से काम करते हैं। तो हम लोगों को भी आते जाते कहाँ जब जिसकी जैसी जरूरत हो उसको मदद करना है, बेसहारों को। और जो मदद मांगने आया है केवल उसी पर फोकस नहीं करना, जाके ढूंढना है। और व्यवस्था का सबसे बड़ा सूत्र यही होना चाहिए, चाहे वो सब्सिडी बांटने वाला हो, चाहे जो हो, वो जाके ढूंढे सही आदमी को कि किसको सब्सिडी की जरूरत है और उसको दे। ना कि व्यवस्था इस तरह से हो। ये लुटेरी व्यवस्थाएं तभी खत्म होंगी जब हम आंख खोल कर रखेंगे, तक ये सब्सिडी बांटने वालों को सही रखेंगे, सही जगह सुनेंगे। सब्सिडी बांटने वाले को अपॉइंटमेंट कौन करता है? जिसको हम वोट देते हैं। चाहे वो उनकी पोस्टिंग करके, चाहे अगर वो उनसे पैसा लेगा तो फिर उनका और चरित्र भी खराब हो रहा है। और अन्यथा भी सिविल सर्विसेज में भी संवेदना की जरूरत है। उस पर भी प्रेमचंद की कहानी है परीक्षा नाम की, उनकी 2 कहानियां हैं, वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कह रहा था कि एक कहानी जो बहुत अच्छी है, जिस पर नाटक का मंचन मैंने देखा था, उसमें नादिर शाह का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इतिहास में पढ़ा होगा। कौन था नादिर शाह? मुगल शासक। मुगल से पहले, मुगल नहीं था वो। सर इन्वेडर था ना? हाँ, 1739 नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली का दरबार जीत लिया मुगलों से, तो दरबार लगा। दरबार में नादिर शाह और सब बातें हो रही थी, बैठा हुआ था। बगल में मुगल बादशाह के लिए भी तखत लगवाया, मतलब वो वैसी कुर्सी लगवाई गई। और नादिर शाह ने चर्चा के बाद कहा कि बादशाह, नादिर शाह भी मुगल बादशाह को बादशाह ही कह रहा है, कि बादशाह प्यास लगी है, पानी पिलवाओ। तो उस समय मोबाइल और घंटी और ये सब तो था नहीं, तो और सब एक दूसरे जो ताली बजाते थे, तो जो बाकी वृत्ति या स्टाफ होता था वो समझ लेता था कि किसकी ताली है। तो मुगल बादशाह ने ताली बजाई। उनका जो वो आदमी था वो आया, कहा कि हुजूर, मतलब
नादिर शाह के लिए, हुजूर को प्यास लगी है, पानी पेश किया जाए। अब पानी पेश मुगल सल्तनत की तरफ से पानी पेश हो रहा है, तो कैसा खुशबूदार पानी हो, किस बर्तन में हो, किस तरह से पेश किया जाए, कौन प्रत पेश करने आए, तमाम सारी उसमें सेविकाएँ होंगी वगैरह वगैरह, वो किस परिधान में आए, किस ड्रेस में आए, उसी में तैयारी होने लगी और आधा घंटा बीत गया। तब फिर नादिर शाह कहता है आधे घंटे बाद कि बादशाह बहुत तेज प्यास लगी, पानी मंगाओ। फिर वो ऐसे ताली बजाता है, फिर आता है, उसने कहा जल्दी मंगाओ, हुजूर सलामत को बहुत प्यास लगी। फिर समय आधा पौन घंटा बीत गया। तो अब नादिर शाह ने कहा कि बादशाह बहुत देर हो चुकी है, बहुत प्यास लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता, और अब नादिर शाह ने ताली बजाई। उसका जो युद्ध के मैदान में मशक पे रख करके जो आदमी, जो चमड़े का वो कंटेनर होता है, बैग, उसमें जो पानी लेकर रहता था, वही रखे हुए वैसे ही दरबार में आ गया। और वहीं भरे दरबार में नादिर शाह ने चुल्लू से रोटी थी। नादिर शाह भले ही लुटेरा था, लेकिन प्रेमचंद ने अपनी कहानी में उसके कैरेक्टर की भी चर्चा की है। और कैरेक्टर वाला अंश दूसरे, अभी इसी का एक और पार्ट है जो दूसरे दिन का किस्सा है। तब नादिर शाह कहता, बादशाह ये रहा तुम्हारी हार का पहला कारण। भारत के बादशाह थे, लेकिन तुम हार गए हमसे, इसका पहला कारण ये है। तो पूरा दरबार चौंका। क्या कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, अगर तुरंत व्यवस्था नहीं देती है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। 10, 20, 50, 60 साल, 70 साल चल सकती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलती है। जनता कभी न कभी जाग जाती है। और पानी देने में तुम्हें इतने टाइम लगा, तो तुम अपने रियाया की देखभाल करने में कितना टाइम लगाते होगे? तो तुम्हारी व्यवस्था चलेगी ये? तो व्यवस्था का पहला सूत्र है कि जिसको जब जिस चीज की जरूरत हो, तकाली तो उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत सारी जरूरतें हैं, वह उनको तुरंत मुहैया कराया जाए। सिंचाई की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, बिजली की सुविधा हो गई, सड़क की सुविधा हो गई। गाँव में कितने हमारे परिचितों के बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट लग रही है, स्कूटर से बच्चे को पीछे बैठा करके जा रहे हैं, बच्चा उछल जा रहा है, मर जा रहा है। ये सब तुरंत होना चाहिए। इसमें देर किस बात की? हम पैसे टैक्सेस किस लिए देते हैं? कि इसी तरह की व्यवस्था के लिए दे रहे हैं, सड़ी हुई व्यवस्था के लिए। तो ये तो चंगेज खान नादिर शाह सिखा दिया कि यह रहा बादशाह तुम्हारी हार का पहला कारण। और दूसरा, जब दरबार खत्म होने लगा तो मुगल बादशाह ने कहा कि हुजूर आज शाम को आपको दिल्ली दिखाएं या आगरा तक ले चलें, यमुना दिखाएं, कहाँ ले चलें, किला दिखाएं। तो उसने कहा नहीं, आज मैं रात तुम्हारे हरम में गुजारूंगा। तो अब ये बादशाह है, कैसे मना करें? प्रेमचंद ने बहुत खूबसूरत जिक्र किया है इसका अपनी कहानी में, और उसी हिसाब से वो नाटक, यह रात भर उनके हरम में रहता है। ढेरों जो भी रानियाँ या बेगमें, जितनी उनकी बेगमें हैं सब, और उनका नृत्य का भी प्रोग्राम रखा जाता है, और उनकी किस तरह से तैयारी और क्या। फिर उसके बाद, और मुगल बादशाह नहीं है, ये अकेला है उस हरम में। वो सब तैयार होकर के आती हैं, और ये अपना जो खंजर है और वो हथियार जो उसके साथ, उसको वहीं रख देता है सामने। और मसन तो बड़ा चौड़ा सा जहाँ लेटा भी जा सकता है। वह सब नृत्य की शुरुआत करने के लिए पूरी तैयारी से, और वो क्या क्या उनकी फीलिंग्स, रानियाँ क्या सोच रही, कैसे, वो सब प्रेमचंद ने वर्णन किया। उसके बाद ये वहीं पर सोने का नाटक करता है, सो जाता है, तो फिर सोते सोते करवट भी बदल लेता है, और आधे एक घंटे सोता रहता है। उसके बाद जागता है, तो रानियां सब वैसे खड़ी हुई हैं नृत्य की मुद्रा में।
जागता है, फिर कहता है कि मुझे लानत है तुम रानियों पर। तुम सोचती थी कि मैं तुम्हारा नृत्य देखने आया हूं। मैं इतना नीच और कमीना मुसलमान हूं। मेरे अपने कुछ वसूल हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। ये पूरा सब फतेह करके पूरी दुनिया का इतना हिस्सा आया हूँ। हेलो, 12 बजे तक आएंगे, बस निकल जाएंगे। ठीक। तो मैं तो तुम्हारा टेस्ट करना चाहता था। मैंने अपना खंजर अपने सामने रख दिया था और मैं इंतजार कर रहा था तुम में से कोई आए और मुझे मारे। और अगर तुम वाकई उठा करके मारती, मुझे आहट मिलता, तो मैं सोया नहीं था, मैं जग करके अपना सर नीचा कर देता। कि कम से कम इतनी खुददार और अपने देश के लिए, अपने पति के लिए, इस साम्राज्य के लिए समर्पित और कोई महिला है तो। लेकिन मुझे तुम में से एक भी नजर नहीं आया। जब तुम अपने पति के लिए, बादशाह के लिए, देश के लिए नहीं कर सकती जो तुम्हें मौका था, तो जनता क्या करती? और हमें कौन हरा सकता है यहाँ पर? तो जब साम्राज्य लोगों की संवेदना के लिए काम नहीं करता है, व्यवस्थाएं जब काम नहीं करती हैं, तो व्यवस्था के लोगों में भी उसके प्रति कोई बचाने की इच्छा नहीं रहती। और फिर अगले दिन फिर जब दरबार लगता है, तब नादिर शाह कहता है कि बादशाह और दरबार के सभी लोगों को, आज मैं बता रहा हूं तुम लोगों की हार का दूसरा कारण, कि जहां तुम्हारी बेगमें हमें मारने को कौन कहे जबकि मौका था, हमको एक शब्द गाली देती, झिझोड़ती, डांटती, कोसती, बद्दुआएं देती, कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी जनता क्या करेगी? तो तुम नहीं हारते, यह संभव था। तो जहां पर किसी भी तरह की गलती या अत्याचार हो रहा है, वह देर तक चल जाए व्यवस्था, ये असंभव है। ये फिजिक्स के या मैथमेटिक्स के या ईश्वर के सिद्धांत की तरह, सत्य की तरह। तो इसलिए ये व्यवस्था तो बदलेगी, इसके लिए लोगों को आंखें खोलना पड़ेगा, और खुलेंगी आंखें, धीरे धीरे खुलेंगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल लगे, और ये सब्सिडी भी सही मिले। जो 29 विषय गांव पंचायतों को दे दिए गए हैं, गांव वाले केवल उतना ही करें कि वो सही प्रधान चुनना शुरू कर दें। अगर प्रधान गलत काम कर रहा है तो उसको निकाल दें। तो वो जो सिंचाई की सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। यहीं पर किसानों के लिए एक चीज़ मैं कल कहना चाहता था, नहीं कह पाया। MS स्वामीनाथन, जिसका तुमने जिक्र किया था, वो हम चेन्नई पोस्टेड थे, वो हमारे बड़े गहरे मित्र हो गए थे। मैं उनके सेंटर पर भी जाया करता था। और एक हमारे और चेन्नई में मित्र हैं, डॉक्टर पशुपति, वो बस के साइज के वाहनों को साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो दर्जा 12 तक के एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, रूरल एरियाज में तमाम सारे कॉलेजेस में साइंस लैब्स नहीं हैं, तो वो बस ले करके और सारे लैब्स ले करके गाँव जाते हैं स्कूलों में। 1 से शुरू किया, अब तो 4-5 हो गए हैं। तो जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से मेरी दोस्ती हुई, तो 10 रुपए का उन्होंने किट बनाया हुआ है सॉइल टेस्टिंग का। और वो कहते थे, पांडे जी, सबसे बड़ा संकट हिंदुस्तान में ये किसानों का जो खर्चा ज़्यादा आता है सब फर्टिलाइजर में, वो इसलिए है कि जितना उनको फर्टिलाइजर की ज़रूरत है मिट्टी को, उसका 10 गुना डाल देते हैं। 4 चक्कर में आकर के, चक्कर में आकर के, अगर 1 किलो की ज़रूरत है तो 20 किलो डाल देते हैं उस खेत में, और जिसकी वजह से खेत की उत्पादकता कम होती है और उनका खर्चा बढ़ जाता है। तो दोनों तरह से फायदा किया जा सकता है कि अगर गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग सिखा दिया जाए, और 10-10 रुपए का किट आता है। तो मैंने कहा कि इसे तो हर मिडिल स्कूल में, हर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सिखा देना चाहिए, वो अपने खेत में जाके चेक कर लेंगे। तो इस जो यह चला इनका,
डॉक्टर पशुपति का, तो उसमें मैं ढेर सारा किट सुब्रमण्यम, अरे सॉरी ये पशुपति वाले उसमें स्वामीनाथन से किट लेकर के वहाँ रखवा देता था, तो वहाँ वो सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गई। फिर उनके अब 4-5 वो चलते हैं इस तरह से। तो ये सब प्रयोग होना चाहिए शिक्षा में। हम प्राइमरी शिक्षा और जो 8वीं के बाद ढेर सारे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, तो उनको अगर ये चीज़ें, यही चीज़ें सिखा दें कि वो अपने घर की खेती में सॉइल टेस्टिंग करना सीख लें, तो एक नए खर्चे कम होने लगेंगे और उनका प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक एग्जाम्पल रखा। सबसे मजा तो ये आया कि स्वामीनाथन ने हमारा अंग्रेजी का जो होलिस्टिक एजुकेशन तकनीक अक्षर का इंग्लिश वर्जन था वो दिया था। उस समय वो MP थे राज्यसभा के। दिल्ली में उन्होंने उस किताब को कंप्लीट किया और इतना बढ़िया एक लेटर लिखा मुझे, और लेटर में उसमें चूंकि मेरा नाम जानते थे, चेन्नई का एड्रेस नहीं जानते, ये भी जानते थे कि मैं लखनऊ का हूँ, तो उन्होंने एड्रेस लिखा गिरीश पांडे लखनऊ, बस एनवेलप पे एड्रेस इतना ही लिखा, और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे मेरा वो खत मिल गया। तो वो शायद उस लेटर में इतनी शक्ति नहीं होगी कि उसने मुझे ढूंढ दिया। सेंडर MS स्वामीनाथन जब देखा होगा तो लोगों ने ढूंढ डाल करके मेरे तक पहुंचा ही दिया। ये तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो सही विचार जरूरी जगह पे पहुंच ही जाते हैं। तो हमारे ख्याल से तुम्हारे सवाल का इतना चर्चा जरूरी रहा। अब और सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि सर आप बोले कि चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं वो मतलब धन का मतलब अत्यधिक उपयोग करते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर क्या कहते हैं विधायकी का या फिर सांसदी का। सर चुनाव आयोग जो है वो सांसदी और विधायकी वाला चुनाव संपन्न कराती है, और ये ग्राम पंचायत वाला जो चुनाव होता है वो क्या कहते हैं कि स्टेट की इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है सर। तो सर जो इलेक्शन कमीशन है सर वो क्या कहते हैं कि चुनाव में आप कितना धन प्रचार के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं वो सुनिश्चित कर देती है, और यदि कोई प्रतिनिधि जो है वो इससे ज़्यादा अत्यधिक धन खर्च कर रहा है अपने चुनाव प्रचार में, और एक और प्रतिनिधि है सर जो मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो दोनों के बीच में एक सर अंतर आ जाएगा दोनों के प्रचार करने के तरीके में। तो जाहिर सी बात है कि सर जो ज़्यादा पैसा वाला आदमी है वो चुनाव में ज़्यादा प्रभावी रहेगा तुलनात्मक कम पैसे वाले के। तो जो इलेक्शन कमीशन सर जो प्रचार करने के पैसे तय कर दे रही है उससे ज़्यादा क्या कहते हैं सर कि मतलब यूज़ हो रहा है, तो सर सरकारी तंत्र की कहाँ इसमें कमी आ जा रही है कि वो सर इस चीज़ को सर कंट्रोल नहीं कर पा रही है सर आप सिस्टम में सर। तो मैं 7 बार इलेक्शन कमीशन में रहा, TN सेशन। तो पहली बात तो ये है, थोड़ा और गहराई में मैं इसको चर्चा करता हूँ। सवाल तो हमारा बहुत अच्छा है। इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में है? पब्लिक के कंट्रोल में है क्या? नहीं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन तो प्योरली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करता है। तो वह उसका तो कमिटमेंट आज जो रियलिटी है जिसमें पार्टी की सरकार होती है उसके प्रति होती है, और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कमीशन है वह जब पूरी मशीनरी स्टेट की दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों को नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देती ब्लॉक प्रमुख या जिला अध्यक्ष में, तो इलेक्शन कमीशन चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक बोल रहा। तो इलेक्शन कमीशन से अगर तुम उम्मीद करो कि वो जनता की भलाई के बारे में सोचेगा, TN सेशन इकलौता आ गया था, तो वो नहीं है। वह सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। जो इलेक्शन कमीशन यूनियन का है वहाँ भी उनका नियुक्ति सरकार की तरफ से ही होती है, चाहे पार्टी हो, उसमें विपक्ष से भी कंसल्टेशन किया जाता है जो विपक्ष का नेता होता है, लेकिन दोनों ही चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही करोड़ों अरबों खर्च करके वहां तक पहुंचे हैं, खर्च करते हैं चुनाव में,
तो दोनों ही ऐसा प्लायबल प्रत्याशी चाहते हो, इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि जो हम जिस तरीके से चुन करके आ रहे हैं वही तरीका चलता रहे, कहीं जनता से जुड़े हुए लोग न उभर आए। मेरी एक गजल का शेर है, उसका बुनियादी मतलब पहला शेर कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। लेकिन जो असली शेर है कि खर पतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। खर पतवार बहुत गहरी बात है ये। फसलों से भी बड़े हो गए हैं, व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। अगर ठीक से निराई हो जाएगी, ये वीड्स बाहर भगा दिए जाएंगे, तो फिर फसलें जो जेन्युइन चीजें हैं उनकी आएगी। अभी ये सब व्यवस्था में जितने हैं सब खरपतवार भरे हुए हैं। भले आज़ादी आ गई है लेकिन वहाँ जनता के प्रतिनिधि नहीं पहुँचे हैं। जनता के प्रतिनिधि को जनता को ही पहुँचाना पड़ेगा। यह आपका इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन नहीं पहुँचाएगा। इस बात को गहराई से सोचना है। जब तुम कहते हो कि व्यवस्था इसके लिए क्या कर रही है, व्यवस्था तो इनके सहयोग में काम कर रही है। भले ही वो लिमिट 40 लाख हो 70 लाख हो, लेकिन अगर वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो वहाँ ऑब्जर्वर्स भी भेजे जाते हैं फोटो वगैरह खींच करके, जो प्रचार में वो कर रहे हैं उतना तो हो सकता है। लेकिन अगर उनके जो हर जगह लोग लगे हुए हैं रोज काम करने वालों में, घर घर जाने में, उनको खूब पैसे दे रहे हैं, खूब खाना खिला रहे हैं और शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, जो दे रहा है और जो ले रहा है वही दोनों है, कोई तीसरा नहीं है। तो गूगल से अभी गूगल मैप से कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो नापने का फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए करोड़ों अरबों अगर खर्च वो कर भी रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी भी 60-70 लाख जो लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं आंक पाएगी। अगर चुपचाप उन्होंने बांट दिया अपने क्षेत्र में पैसा। इसलिए जनता को ही अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। व्यवस्था जो है आज की वह तो लुटेरी है, वह जनता को लूटने के लिए फिर वैसे ही प्रतिनिधि चुनने में सहायक होगी जैसा चुने जा रहे हैं। पुलिस वाले भी उन्हीं की मदद करेंगे, व्यवस्था भी उन्हीं की मदद करेगी। लेकिन जनता को जन सहयोग से अपना प्रतिनिधि अगर बनाना है तो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, अपने पैसे से अगर वो गांव एक पहले तो अच्छे आदमी का चयन करना होगा कि ये इस क्षेत्र में सेवा कर रहा है, इसको हम अपना पहले प्रत्याशी बनाएं और उस प्रत्याशी को अपने सहयोग से उसका प्रचार कर करके एक गांव से दूसरे गांव जाने का खर्चा दे। एक गांव में प्रचार करने आया, चादर बिछा दिया, जो 2-2, 4-4 रुपए आया उसी से फिर वो अगले गांव में जाए, तब वह जनता का प्रतिनिधि रहेगा। नहीं तो अगर करोड़ों रुपए खर्च करके जाएगा तो जहाँ से पैसा आ रहा है अगर अपना लगा रहा है तो लूटेगा, अगर और किसी का है तो जिसका है उसका प्रत्याशी बनेगा। इलेक्शन कमीशन भले ही 70 लाख का लिमिट सांसद के चुनाव के लिए रखे हुए, लेकिन 70 लाख की जरूरत क्या है? 70 लाख भी जो खर्च करके जाएगा वो जनता के लिए क्यों काम करेगा? उस इलेक्शन कमीशन के लिमिट्स को भूल जाइए, व्यवस्था चेक करेगी इसको भूल जाइए। जनता पहले अपनी व्यवस्था अपनी आंखों से खोल करके करे ना, जनता अपने प्रतिनिधि भेजे। एक तो पार्टियों का कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, संविधान में पार्टियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये था कि उस क्षेत्र का सबसे अच्छा व्यक्ति जो सबके लिए सेवा कर रहा है वो विधायक या सांसद चुन लिया जाएगा, फिर वो जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो जिसको ज्यादा अच्छा मानेंगे, जिसको मेजोरिटी में सपोर्ट कर देंगे, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये पार्टियां कहाँ से आ गई? पार्टियों का व्हिप या पार्टियों का डिक्टेट, इसका मतलब कि फिर राजतंत्र आ गया, लोकतंत्र कहाँ रह गया? वहां एक राजा होता था, यहाँ एक पार्टी हो रही है, तो पार्टियों ने राजाओं को रिप्लेस कर दिया। राजतंत्र अभी भी जिंदा है किसी न किसी रूप में, और इसीलिए छल किया गया इस देश के साथ, इसको प्रजातंत्र तक कह दिया गया। संविधान में लोकतंत्र शब्द है, प्रजातंत्र नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता से उभरा हुआ तंत्र। प्रजातंत्र मतलब तुम प्रजा हो, राजा ही रहेगा लेकिन तुम चुनोगे।
राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता राजा चुनेगी। इसका मतलब ये हुआ प्रजातंत्र। तो लेकिन जब राजा हो गया तब फिर वो खुद डिसीजन सारे लेगा, राजा की तरह रहेगा। और चूंकि प्रजातंत्र कहा गया तो फिर वोट देने के लिए, राजा चुनने के लिए जो भौकाल बना के आ रहा है, जो राजा बन करके आ रहा है, 100-200 गाड़ियों के काफिले से आ रहा है, लाखों लोगों की रैली कर रहा है, फिर उसी को राजा जैसा समझ करके उसको, लेकिन वह राजा ही बन सकता है, वो सेवक नहीं कर सकता, वो सेवा नहीं कर सकता। फिर वो अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी शक्ति के विस्तार के लिए वो आपको शक्तिशाली नहीं बनेगा, वो आपको तकाबी या आपको सब्सिडी देने के लिए नहीं बैठा, वह अपने लोगों के, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो वह आपको सही चीजें तब मिलेंगी, आपको सुविधाएं तब मिलेंगी, आपको सेवाएं तब मिलेंगी जब आप सेवक चुनेंगे। तो पहले तो इसी को जब संविधान पास हुआ था तो अंबेडकर और राजेंद्र बाबू दोनों ने कहा था कि जब तक लोग अच्छे नहीं चुन करके आएंगे, अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील, तब तक व्यवस्था नहीं चल पाएगी इस संविधान के रहते हुए भी। कितना भी अच्छा बना ले, इस संविधान को रहते हुए भी उन्होंने ये सोचा था संविधान लोग जान जाएंगे, उसके बाद भी। आज तो स्थिति और खराब है कि संविधान लोग जानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि हम मालिक हैं। अगर हम मालिक हैं ये जान जाएंगे तो आप नौकर चुनेंगे, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप प्रजा हैं तो आप राजा चुनने की कोशिश करेंगे। और छल वो मीडिया के द्वारा अभी कहाँ हो रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता है, क्या आज तक आपने इसके अलावा वीडियो में, विजुअल या प्रिंट मीडिया में इसके अलावा कुछ सुना है कि फला फला का राज तिलक? नहीं सर। यही तो दिखाया जाता है। राज तिलक का क्या मतलब है? पब्लिक क्या मैसेज जा रहा है? आप तो समझदार है, गांव में जो लोग राज तिलक सुनेंगे उसको लगेगा कि अब ये राजा होगा, या अब इस पार्टी की सरकार, अब एक्स की सरकार जो प्रधानमंत्री होगा या जो उसकी पार्टी होगी, अब इसकी सरकार। पार्टी की थोड़ा सरकार होती है, सरकार तो जनता की है, मालिक तो जनता है, मालिक जनता है, सरकार उसकी है, वो उसके प्रतिनिधि हैं। लेकिन कितने कितने भ्रम अभी तक फैलाए जा रहे हैं, कितने कितने झूठ फैलाए जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ व्यवस्थाओं को सत्य पर आधारित होना चाहिए, लीडरशिप को सत्य पर आधारित होना चाहिए, आपकी आंखों को खुला रहना चाहिए, कोई पट्टी नहीं बनी होनी चाहिए। इस पर मैं एक कविता भी सुनाऊंगा गांधारी की आपको, अभी सत्य पर आधारित, खुली आंखों पर आधारित। और प्रश्न पहले लास्ट में सुनाऊंगा। सर जैसे आपने सर सिस्टम के बारे में बताया सर, तो हमें जानना चाहते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, तो जनता के क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं अपने समाज या देश के प्रति? आप अगर अपने परिवार के मालिक हैं तो आपका क्या उत्तरदायित्व है? बस वही उत्तरदायित्व है, सरल शब्दों में। बिल्कुल छोटा। मतलब आप अगर अपने मालिक हैं तो आपका अपने प्रति क्या उत्तरदायित्व है, आप परिवार के मालिक हैं तो क्या उत्तरदायित्व है? बस सबका भला हो। और उसका सबसे की सूत्र है वो है संवेदना का। सबकी जगह पे अपने को रखिए और सोचिए कि उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सबसे जुड़ाव महसूस करिए। देखिए सबका हल यही है। इसीलिए वो चींटी वाली जो कहानी सुनाई थी, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, उसको फिर आज सुना देंगे। वो 2-3 बार भी सुनने लायक, जैसे कुछ प्रार्थनाएं हैं जो रोज की जाती हैं, तो वो कहानी भी रोज सुननी चाहिए। तो वो चींटी वाली कहानी भी सुनाऊंगा और गांधारी कविता भी सुनाऊंगा। और भी जो प्रश्न है सर, प्रेशर को हैंडल कैसे करें? सर प्रेशर को हैंडल कैसे करें? प्रेशर को हैंडल कैसे करें? आपको अगर प्रेशर को नहीं हैंडल करना है, आपको अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है। प्रेशर तो आएगा, लेकिन उस प्रेशर का आप पे प्रभाव कितना पड़ रहा है वो आपका स्ट्रेस है। जी सर, कभी कल आप थे कि नहीं? ये सर थे, आपने बताया था ना एरिया बढ़ाएंगे सर। आर्ट्स से है कि साइंस से है? सर साइंस साइंस है तो उसमें यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी के चैप्टर में यस स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? सर, उसमें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर प्रेशर अपॉन अपॉन एरिया। एरिया। आज सुबह मुराद जी का भी 15 मिनट का उसी पर चर्चा कर रहे थे। वो अपने ढेर सारे एग्जांपल्स लाइव के बता रहे थे कि कैसे हमारा ये सिद्धांत जो है उनके जो अनुभव है उससे मैच करता है। तो स्ट्रेस आप पे बैलेंस रहे, ज्यादा ना हो, इसके लिए 2 ही रास्ते हैं उस फार्मूले में, या तो प्रेशर कम हो जाए और या एरिया बढ़ जाए। तो जहां पर आप प्रेशर कम कर सकते हैं, किसी से डिस्कस करके, रिक्वेस्ट करके, जहां से प्रेशर आ रहा है तो ठीक है। जहां प्रेशर कांस्टेंट हो गया, नहीं आप
घटा सकते हैं तो अपना एरिया बढ़ाइए। एरिया जहाँ जहाँ से आप सेंसिटिवली कनेक्टेड हैं या महसूस कर रहे हैं, यस सर। वही आपका एक्सटेंडेड बॉडी है एरिया। आप सिंपल सी बात है कि आपको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, आप 10 ऐसे लोग जो आपके प्रति सेंसिटिव हैं, जैसे आपकी सेंसिटिविटी जो आपके प्रति संवेदनशील है, आप जिनके प्रति संवेदनशील है, उनसे और चर्चा कर लीजिए, आपका वो स्ट्रेस 1/10 हो जाएगा। सर और एक सवाल था, जैसे सर एक ऑफिसर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर मतलब कि जैसे वो अगर कोई काम गलत ना करना चाहता हो, कभी कभी होता है कि उससे करवाया जाता है दबाव में, तो वो एक चीज पहले जान लो कि कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर आया है, ही इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली फ्री, पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति इस धरती पर परतंत्र होकर के नहीं आया। लेकिन जब आप कहते हैं कि अगर हम जॉब में हैं, अपने ऊपर सब पूरा अधिकार व्यक्ति का खुद का होता है, कोई दूसरा उस पर अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन अब जैसे हमने गवर्नमेंट या कोई सर्विस ज्वाइन की, तो आप कहेंगे कि आपको वहाँ के तमाम सारी बंदिशें माननी पड़ेंगी, उनके जितने नियम कानून है मानने पड़ेंगे। वो इसलिए कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप दस्तखत जब करते हैं तो उसमें आप खुद इस पे दस्तखत करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून हम मानेंगे। यानी कि आपने जो आपका स्वतंत्रता का उस सब क्षेत्र में अधिकार था, उसको उनको सरेंडर कर दिया या उनको दे दिया है। आपने खुद उनको अपने ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया, और जितने तक उस ऑफिस के नियम कानून मानेंगे, उसके बाहर का फिर आप स्वतंत्र हैं। अभी ऑफिस वाली स्वतंत्रता आपने दे दी है, तो यह इसलिए आपको उनकी बात माननी है। लेकिन जब कहते हैं कि वो दबाव रहता है गलत काम करने का, यस कोई भी गलत काम ओरल कराएगा, रिटर्न में नहीं कराएगा कि आप ये गलत काम करिए। यस सर, ओरल में। तो आप एक नियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अदरवाइज भी यूनिवर्सल नियम है कि कोई आपसे ओरल इंस्ट्रक्शन देगा कि कुछ भी करने कहे, आप मना कर दीजिए, ना करिए। आज तक मैं नहीं फॉलो किया कभी गवर्नमेंट जॉब में किसी के ओरल इंस्ट्रक्शन को, चाहे मेरा बॉस हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, नहीं माना। आप लिख करके दीजिए तो मैं कर दूंगा। वो हर जगह है। आप अगर डर करके उनके बस ओरल बात को मान लेंगे, यस तो ये आपका डर है, लेकिन ये नियम कानून नहीं है। हमारा क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, हम इस जगह पे हैं, कन्याकुमारी भेज देंगे, चेन्नई भेज देंगे, चले जाएंगे, वहां भी कथाएं चलती रहेंगी, मित्र बनते रहेंगे। पूरी धरती को अपना घर मानिए, पूरे भारत को अपना घर मानिए, और कोई कभी किसी का दबाव मत मानिए। अगर वो गलत कह रहा है तो मत करिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सत्य भी बड़े से बड़े झूठ पर बड़े शक्तिशाली झूठ पर भी जीत जाएगा, लेकिन छोटा झूठ बड़े झूठ से हार जाएगा। अगर आप सत्य पर हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आप थोड़ा गलत कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये बड़ा गलत कर रहा है, मैं इससे छोटा गलत कर रहा हूं तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छा हूं और इसलिए मुझे जीतना चाहिए, तब आप नहीं जीतेंगे। अगर आप भी छोटे दुष्ट हैं और बड़ा दुष्ट है तो फिर आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप एकदम पूर्ण सत्य पर हैं तो कोई नहीं हरा सकता। बुद्ध के पास अंगुलिमाल आता है, जैसे जैसे आता है बदलता चला जाता है। 2 सूत्र हैं पतंजलि योग सूत्र के, बहुत अद्भुत है, हमेशा याद रखने लायक, और वो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह से, नेचुरल लॉ की तरह से चलते हैं कि जो सत्य को साध लेता है, इसकी सत्य की साधना परफेक्ट हो जाती है, हमेशा सत्य पर रहता है। जो सत्य को साध लेता है वह जो भी बोलता है वह सच हो जाता है। इतनी ताकत हो जाती है। जो सत्य को साध लेता है वह जो भी बोलता है वह सच हो जाता है, और जो अहिंसा को साध लेता है उसके पास जो भी आता है अहिंसक हो जाता है, वह मैग्नेटाइज हो जाता है। और
इस दूसरे वाले पे उसके बाद जो भी आता है अहिंसक हो जाता है। तो फिजिक्स का एक जो मैग्नेटिज्म का सिद्धांत है उस पर मेरी गज़ल का शेर भी है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच पे शेरो शायरी भी चलती रहती है कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता, कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। पहले मैग्नेटाइज करता है फिर अट्रैक्ट करता है। सीधे सीधे लोहे को नहीं अट्रैक्ट करता कोई चुंबक, पहले मैग्नेटाइज करता है फिर चुंबक बना लेता है तब खींचता है। तो इसलिए किसी को मतलब लाइफ लॉन्ग कभी गलत काम कभी किसी के ओरल कहने पर मत करिएगा, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में हो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, रिटेन इंस्ट्रक्शन दीजिए और अन्यथा हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर कर देंगे। और अगर निकाल भी देंगे तो निश्चित जानिए कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, सर IAS और PCC एग्जाम्स में जो पूछा जाता है कि आप इस जगह गए तो इस जगह के बारे में बताइए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अलग अलग मतलब जगहों के बारे में जानने के लिए, उनकी क्वालिटीज़, उनकी मतलब क्या वहाँ पे फेमस है जो भी जिसमें आपका इंटरेस्ट, देखिए बिल्कुल सहज रहिए, आर्टिफिशियलिटी की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद अगर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं और बच्चा सामने आया है तो आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर आपको जिस चीज़ की दिलचस्पी है, आपको फूलों में दिलचस्पी है, फलों में दिलचस्पी है, बिल्डिंगों में दिलचस्पी है या लोगों में दिलचस्पी है, जो आपकी जेन्युइन इंटरनल दिलचस्पी है उसी में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप कह दीजिए कि मेरी दिलचस्पी फूलों में है, इसलिए जब मैं आ रहा था तो मैं फूलों को देख रहा था। पेड़ों में है अगर आपकी वाकई दिलचस्पी तो आप वाकई देख रहे होंगे पेड़ों को ही। तो जैसे किसी ने पूछा कि आप आ रहे थे तो रास्ते में कौन कौन से रेलवे स्टेशन मिले आपको, ट्रेन कहाँ कहाँ रुकी, तो वो ये नहीं टेस्ट करना चाहते हैं कि आप ट्रेनों के नाम बताएं। हम तो तमाम सारे हम लोग इंटरव्यू बोर्ड्स में कमीशंस में भी हर जगह बैठे हैं इंटरव्यू लेते समय। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरा इंटरेस्ट स्टेशनों के नामों में नहीं था, हमको टी स्टाल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कौन कौन से टी स्टाल में मुझे लगे वो मैं देखता रहा, या कौन पेड़ों में इंटरेस्ट था तो वो देखता रहा, या कहाँ क्या था, अपने हॉबी के तरफ ले जाइए फिर उनको और बता दीजिए वो मुझे अच्छा लगा, तो वो इक्वली खुश होंगे और खुश होंगे। जहाँ आपने अपनी ओरिजिनलिटी से उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया या डेविएट कर लिया तो वो आपकी खूबी है। कभी उनके प्रश्नों में मत उलझिए, वो केवल प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, वो तो आपका सब टेस्ट हो चुका है रिटर्न में। इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनालिटी चाहते हैं कि आप कैसे पर्सन, वो चाहते हैं कि आप जो जानते हैं वो कितना कितना बखूबी है एक्सप्रेस करते हैं। कितनी गहराई है आप में। आपकी हॉबी में ज्यादा गहराई होगी तो उधर ले जाइए उनको। सर जैसे आप पूछें कि जो बलिया वाले हैं तो बलियाटी वहाँ पे उन लोगों को क्यों कहा जाता है, तो उस तरीके से अगर आप लोग पूछते हैं तो फिर उसका कैसे मतलब अगर नहीं, तो वही जवाब उसने दे दिया कि उनका अगर आपको प्रदेश से जिला पता था तो वो कह दिया कि वो अब उस अलग अलग सिचुएशन पे आपका बिट अलग अलग आंसर देगा जैसा जैसा सवाल है। लेकिन एक तो जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाइए तो ये मान के चलिए कि 7 फ्रेंड्स हमारे बैठे हुए हैं, ये आपसे सीनियर नहीं, बिल्कुल आप उनके इक्वल लेवल पर रहिए। सर कहना ठीक है लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करिए, किसी तरह से उनको अपर सुपीरियर नहीं, जैसे घर में बात करते जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, इतने लोग सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा भी आप सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मत समझिए। बिल्कुल आप भी मनुष्य हैं वो भी मनुष्य हैं, ईश्वर का उतने ही अंश आप भी हैं वो भी हैं। तो इसलिए कोई मतलब ऊपर नीचे की फीलिंग मत रखिए और पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, और पूरा कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब सहज रहिए, एकदम सिंपल जैसे घर में है वैसे ही वहाँ थोड़ा तैयार होकर चले गए। तो जहाँ दिखावा करेंगे बनावट करेंगे वहां पर फिर आप अगर अलग अलग जवाब पे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन भी पकड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, या आपने एक सवाल के जवाब में कुछ और तरह का आइडिया दिया दूसरे सवाल के जवाब में कहीं और, तो कॉन्ट्रडिक्शंस आपकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए, और वो तभी होगा जब हमेशा सहज रहेंगे। जैसे आपको झूठ बोलने की आदत है या कोई लोग हैं तो मंडे को कुछ बोला,
अब याद तो है नहीं वहाँ क्या कहा, ट्यूसडे को कहीं और उसी चीज़ पे कुछ और बोल देंगे, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं आपकी। इसलिए सच बोलिए, कभी गलत नहीं आएगा। वही सच को कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपने कहा ना, आँख खोल के चलिए, रीड बिटवीन द लाइंस, क्या छुपाया गया है वो इतना ही महत्वपूर्ण है कि कितना क्या बताया गया है। एक चीज और कि अगर उन्होंने 50 क्वेश्चन पूछे और 50 आपको नहीं आते हैं और 50 आपको कहा सर नहीं पता, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और आपने एक भी सवाल का ब्लफ करने की कोशिश की तो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वह जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे देगा, किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है। हर सवाल मैं पूछूं और आप मैं जानते हो ये संभव है। उस क्वेश्चंस का लेवल भी होता है, अगर सिंपल सवाल कोई पूछेगा तो बताएगा ही, लेकिन अगर वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट एक के बाद एक सवाल पूछने लगते हैं टेस्ट करने के लिए कि आप में कितना पेशेंस है नो कहने का, तो उस जाल में भी नहीं फंसना है कि मुझे सवाल का जवाब देना ही। नो इज द बेस्ट आंसर जब आप नहीं जानते हो। गलत बोलने का नुकसान ये है, आम की जगह आपने अगर अमरूद बोल दिया तो इसका परिणाम ये हुआ कि ना आपको आम मालूम ना अमरूद मालूम। डबल फॉल्ट। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने जो कहानी सुनाई थी वो नादिर साहब और बादशाह की, तो सर बादशाह ने नादिर साहब को इनवाइट किया था या फिर उनको जीत के आया था, उसने अपना दरबार लगाया था, बादशाह को बैठा हुआ। अच्छा सबको बैठा हुआ। और वो बादशाह है तो सब कुछ कर सकते हैं। सर आपने जो बताया कि जैसे वो सोया हुआ था और उसने खंजर सामने रख दिया, उसने मारने की बात बोली थी, तो सर क्या ये मतलब पॉसिबल है कि अगर कोई बंदा कोई सो रहा हो तो हम उसे सोते हुए में मारे, तो सर ये तो ठीक नहीं है ना। लड़ाई में देयर इज नथिंग रॉन्ग। आखिर वो इनकी बादशाहत, वो हिंदुस्तान को जीत चुका है, बदला लेने के लिए किसने क्या किया, और वो कितनी कहानियां हैं कि जिसने खंजर से मार दिया है अपने। नहीं सर मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर क्या होता है कि जैसे अगर हम हैं, अब मेरे माइंड में कुछ और चल रहा हो, सामने वाले के माइंड में कुछ और चल रहा हो, तो अगर हम उसे अगर मारने की कोशिश की, लेकिन अगर मेरे माइंड में ये चल रहा, अगर उसने मुझे जीता हुआ है, लेकिन मेरे माइंड में ये ख्याल नहीं आया कि मैं अगर अच्छे अपने साइड से बन रहा हूँ, तो अगर मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि अगर मैं उसे सोते हुए मार दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि मैं कायर हो गया, कि मैं ऐसे नहीं अगर उससे जीत पाया, तो वो सो रहा था तो मैंने उसे सोते हुए उसे मारा। तो सर ऐसा जब युद्ध के मैदान में लाखों लोग एक दूसरे को लड़ बढ़ चुके हैं, उतना क्राइम हो चुका है, उसके बाद ये स्थिति, ये दो दोस्तों के बीच की स्थिति नहीं है। एक ने पूरे देश को इतने लोगों की हत्याएं करके और जीत करके लूट करके सब कुछ हुआ। नादिर शाह मशहूर किस लिए, उसने पूरे दिल्ली को लूटा है। उस इतने लूट के बाद, इतनी हत्याओं के बाद, हो सकता है उसके सैनिकों ने बलात्कार भी किया हो, उसके बाद अब वो जो है टेस्ट करना चाहता है कि ये हम जो जीते हैं इसका कारण क्या है, और फिर वो कारण जान के उनको बताता भी। वहां इतनी केवल इसका मतलब कि केवल आप अपने ऊपर जो, या हमको लोग कायर न कहें इसलिए हम अपने उसको नहीं मारेंगे, भले वो हमारे देश को बर्बाद करके चला जाए। ये जो अपना ये सेल्फ के हमें कोई खराब ना कहे इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, यह बड़ी खतरनाक टेंडेंसी होती है। अगर देश को जरूरत है तो आपको अपनी हार या अपने ऊपर आरोप भी स्वीकार कर लेना चाहिए, देश की भलाई के लिए, बहुमत की भलाई के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरी अपनी राय है। गांधी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, हिंदुस्तान के स्वाधीनता के इतिहास में उनका रोल बहुत बड़ा है, और पूरे आज़ादी के बाद देश की जो लीडर्स की फौज है, चाहे वो शास्त्री जी हों, राजेंद्र प्रसाद हों, नेहरू हों, पटेल हों, जयप्रकाश नारायण हों, सब गांधी के स्कूल की देन है जो उन्होंने 2 आश्रम बनाए थे। जन जागरण के लिए इतना बड़ा काम है, लेकिन एक जगह पर मैं गांधी को नेल्सन मंडेला से छोटा मानता हूँ, एक फील्ड में। क्यों? जब आज़ादी देने की बात तय हो गई और ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात आई थी
कि अब आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वह देश के प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के हो सकते थे, उनसे ज़्यादा कोई न पॉपुलर था और न पूरा देश स्वीकार था, न सारे लीडर्स की स्वीकार था। अगर गांधी ने अपने महात्मापन को देश से ऊपर न रखा होता और देश का प्राइम मिनिस्टर होना स्वीकार कर लिया होता, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे, हो सकता है कुछ आरोप लगे, कुछ कहें, कोई कुछ कहे कि पद की लालसा है वगैरह वगैरह, उन सब से मुक्त के लिए अपने स्टेटस को उससे भी ऊपर रखने के लिए उसकी जगह पर अगर गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री होना स्वीकार कर लिया होता तो ये नेहरू और जिन्ना का विवाद नहीं आता, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं है। तो गांधी ने उस समय अपने महात्मापन को या अपने निस्वार्थता को सिद्ध करने के लिए, मुझे पद की भी लिप्सा नहीं है, वो जो उन्होंने अपने एंगल से तो बहुत अच्छा सोचा, लेकिन देश के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। नेल्सन मंडेला या कोई भी अगर उसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक किनारे से मझधार तक ले आए तो आज़ादी मझधार होती है, उसके बाद का जो आधा हिस्सा है नेशनल रिकॉन्स्ट्रक्शन का, वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। नेल्सन मंडेला ने जब आज़ादी मिली तो भले ही उतने साल वो जेल में रहे, आजीवन जेल में रहे, लेकिन वो राष्ट्रपति अफ्रीका का होना स्वीकार किया और उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन का काम किया। गांधी ने भी अगर वो कर लिया होता तो ये देश आज दूसरा होता। मेरा जो विन 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 ऑर्फन वे उपन्यास है उसमें इनडायरेक्टली मैंने इस बात को कहा है। तो इसलिए हमें लोग खंजर मार देंगे, खंजर मारने का और सोते हुए को मार देने का, अगर वो हिंदुस्तान भी तो सो रहा था जब वो आकर के आक्रमण करके और उसने जीत लिया था, तो इतना भी नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग एक चीज होती है। और अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो वो जंगे पर वो गदा चलाने के लिए कृष्ण ने ही उत्साहित किया था, क्योंकि अगर कोई इतना अत्याचार कर रहा है तो फिर आपको उससे निपटने के लिए सब कुछ जायज हो जाता है। लेकिन सर रामायण में तो अगर देखा जाए तो हनुमान जी भी तो रावण को मार सकते थे, तो वो सीता माता का पता लगाने गए हुए थे, तो जब रावण सो रहा था उसके भवन में जब गए थे, हनुमान दूत थे और दूत को जिसने भेजा है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, वो स्वतंत्र नहीं थे, खुद मुख्तार नहीं थे। और अब मैं वो दोनों चीज़ें सुना दूं, क्योंकि हम लोगों को जो अगले प्रोग्राम में पहुंचना है 12 बजे, 1 बजे बच्चे चले जाएंगे, तो वो दोनों चीज़ें सुना देते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत सारी चीज़ें उभर के आई और उस पर अच्छे एनालिसिस हुई। तो सुनाए हम उसको 10 मिनट में। गांधारी कविता सुनाते हैं और वो कहानी तुम लोगों के लिए जो कल नहीं थे। गांधारी के बारे में सब जानते हैं, हाँ? गांधारी कौन थी? हाँ? हाँ? कौरवों की माता जी। हाँ, उनके कौरवों के पिता का क्या नाम था? तो गांधारी ने अपनी आंख पे पट्टी बांधी थी, क्यों बांधी थी? हाँ? वो अंधे थे ना, उनके पति अंधे थे और इसलिए आजीवन उन्होंने आजीवन अपने उनसे अधिक कैसे देखे, पत्नी पति से अधिक कैसे देखे, तो उन्होंने। इससे आप लोग सहमत हैं कि नहीं? पट्टी बांधना चाहिए कि नहीं? सर एक मेरा क्वेश्चन बन रहा है सर कि जैसे उनका, लेकिन अगर परिवार चलाना हो तो दोनों लोगों को ठीक से मतलब एक क्या बोलते हैं कि अच्छे वो होना चाहिए शारीरिक रूप से, तब दोनों लोग अच्छे से परिवार चला सकते हैं, चाहे कोई भी एक अच्छे से। अब सर दोनों लोग बिना देखे परिवार कैसे चलाएंगे? और एग्जैक्टली यही सवाल पे तो ये मैं सुना रहा हूँ, अब तो और मजा आएगा जब तुमने ये बात कर दी, यही मैं सुनना चाहता था, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। गांधारी, तुमने अपने आंखों पर स्वयं पट्टियां बांध ली पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती
इसको आगे कहें इसलिए एक चीज और मुझे याद आ गई, भूल न जाए बाद में, जो गांधी का संदर्भ चल रहा था। अहिंसा का जो सूत्र हमने बताया था पतंजलि योग सूत्र का, कि जो अहिंसा को साध लेता है उसके पास जो भी आता है अहिंसा होता है। बुद्ध के पास अंगुलिमाल आया जिसने सोचा था कि हम 99 उंगलियों उसके पास आ गई थी माले में, 100वां जिसका आएगा उसकी उंगली की माला लेकर के हम अपना व्रत पूरा करेंगे, और 100वें के जगह पे उसको बुद्ध मिल गए। जैसे जैसे वो बुद्ध के पास आता है मैग्नेटाइज होता जाता है, अहिंसक होता जाता है, और वो अपना व्रत भूल जाता है, इनका शिष्य बन जाता है, हिंसा खत्म हो जाती है, अहिंसक हो जाता है। गांधी के पास नाथुराम आता है, पैर छूता है, लेकिन अहिंसक नहीं हो पाता, ट्रिगर चलाता है और ये हत्या हो जाती है। इसलिए गांधी की साधना जो अहिंसा की थी वो उतनी पूर्ण नहीं थी जितनी बुद्ध की। इनकी सत्य की साधना पूर्ण थी, लेकिन अहिंसा की साधना में भी और साधना की जरूरत थी। बुद्ध और गांधी में इतना अंतर हो जाता है। उस पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, गांधारी तुमने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टियां बांध दी पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनी, जो बात तुम कह रहे हो। वे अनवरत तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगनी शक्ति से। और जो तुमने परिवार की बात की वो आगे आएगा। लेकिन अच्छा धर्म, अच्छा रास्ता दिखाया, सिखाया, बताया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी आंखों पर पट्टियां बांध देनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध देनी चाहिए कि प्रजा राजा से अधिक है, क्योंकि राजा का अहंकार बड़ा है। अच्छा चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली आंखों पर पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती, पति के अहंकार को, श्रेष्ठता के एहसास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा, इस झूठे भ्रम और प्रचार को क्या कहें। मुझे इसी चीज ने हॉन्ट किया। बाकी जो लोग गांधारी ने पट्टी बांध भी ले, वो उसकी अपनी इंडिविजुअल मूर्खता थी या गलत परसेप्शन था या जो भी कहा, लेकिन किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई, तुम इतने दिनों से पट्टी बांधे हो कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा। तो क्या आंखों पर पट्टी बांधने में शक्ति आती है कि आंखों से ड्यूटी करने में शक्ति आती है? लेकिन फिर ये झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई है कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, जमाना कुछ भी कहता, एक माँ होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस माँ की वेवर आंखों से अधिक शक्ति आ गई है, जो स्नेहिल भोली आंखों से अपने बच्चे को निरखती रहती है, दुलारती रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है, उसके देखभाल करती रहती है। तुम्हारा इस दुष्प्रचार में विश्वास कि कर्तव्य पालन की तुलना में कर्तव्यहीनता में अधिक शक्ति निहित है, आंख बंद पट्टी बांध करके कर्तव्यहीन हो रही हो, उससे अधिक शक्ति आ जाती है, यह भविष्य में कितना नुकसानदेह हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं। अंधविश्वासों की पट्टी, नाम और विशेषणों की पट्टी, दुराग्रहों पूर्वाग्रहों की पट्टी, भीड़ समुदाय की पट्टी और लेटेस्ट पट्टी विज्ञापन, लोभ और विज्ञापनों की पट्टी। इस भ्रम में कि फर्ज और धर्म भी निभ रहा है और लगातार शक्ति भी अर्जित होती आ रही है। आज लोग विज्ञापनों की वजह से अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, विज्ञापन का पट्टी बना हुआ वही देख रहे हैं, उसी के माध्यम से देख रहे हैं और लगातार शक्ति भी अर्जित होती जा रही है। भला ये संभव है? वो तो भला हो कृष्ण का कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली, अन्यथा यदि वे दुर्योधन को लंगोट न पहनाते और तुम देखती अपने पुत्र दुर्योधन का संपूर्ण निर्वस्त्र शरीर और फिर भी उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता जो कि होना ही था, कोई अमर होकर नहीं आया है, तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता। रही बात पतिव्रत धर्म की, तो आंखों पर पट्टियां बांधकर तुमने आजीवन पतिव्रत धर्म निभाया,
बहुत पुण्य कमाया, लेकिन क्या मिला तुम्हें? इतने पुण्य का क्या प्रभाव रहा? तुम, तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन, क्या कोई सुखी हुए? फिर ऐसे व्रत, ऐसे पुण्य कमाने का फायदा। और आखिरी स्टैंडर्ड, आंखों पर पट्टियां बांधने से पतिव्रत धर्म तो शायद निभ ही गया हो, लेकिन क्या इससे, जो तुम्हारा प्रश्न था, क्या इससे पुत्रों प्रपौत्रों के पालन पोषण में, पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? राज्य धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? प्रकृति धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? क्या पुत्र धर्म, राज धर्म, प्रकृति धर्म, पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है? ये इससे अलग है? क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। वैसे क्या सारा धर्म निभाने का जिम्मा तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए, पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो, तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो। तो ये तो एक कविता थी। और वो चींटी और व्यवस्था वाला, हम तो अच्छा, हमें ये लगेगा कि तुम में से कोई उसको सुना दो, ताकि वो कहानी फिर और तुम भी सुनाने लायक हो जाओ, और बीच बीच में मैं जोड़ता रहूँगा, ताकि इन लोगों को जो नहीं कर सुन पाए हैं वो, जो तुम में से कोई उस कहानी के बारे में बता दे, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार एक तोता मैंने तुम एकदम से निश्चित मस्त भाव में सुनाओ, कुछ सप्लीमेंट करना होगा तो मैं लास्ट में करूँगा। एक बार एक तोता और मैना थे, काफी भूखे हुए थे। काफी देर भोजन तलाशने के बाद उनको एक चने का दाना मिला, मटर का दाना। तो दोनों लिए खाने के लिए लड़ाई हुई थी। दोनों आपस में सलाह करके ये बोले कि इसको आधा आधा करके खा लेते हैं। तो वो लोगों ने एक बांस के टुकड़े पर रखा, खाना आधा किया, और जैसे उसको खाना चाहा, मैंने एक टुकड़ा लेके निकल गया और दूसरा टुकड़ा उसी के अंदर फंस गया। अब तोते ने काफी ज्यादा भूख तो लगी थी, सोच विचार करने के बाद उस टुकड़े को लेके गया बढ़ई के पास। बढ़ई से बोला, बढ़ई बढ़ई बसड़ा मार, उनमें मोर दाना निकल। बहुत अच्छा लग रहा है, और तुमने उसमें जैसा तुमने सुना था उसका एलिमेंट जोड़ दिया तो और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद बढ़ई ने बोला, हट हमके जाए थे, मोर काम ज्यादा था, तोरे दाना के चक्कर में हमारा दाना छूट चाहिए। तो वो वहां से उठा, राजा के पास गया। राजा से बोला कि राजा राजा बढ़ई खटाओ, बढ़ई मोर दाम निकाले। तो राजा बोला कि हमारे पास तुम्हारे एक दाने के लिए इतना समय नहीं है, मैं और काम में बिजी हूँ। तो वो क्या कि तोते ने रानी के पास गया, रानी से बोला कि रानी रानी राजा डांट, राजा मोर बात में सुनो। तो रानी बोली, हम तुम्हारे दाने के लिए हम राजा से क्यों लड़ाई करें? तो फिर तोते को लगा कि हमको सांप से मिलना चाहिए। सांप से भी वही बात बोला, सांप चल मोर दाना निकलवाओ और रानी की डस, जिससे वो राजा को डांटे, राजा जाके बढ़ई को डांटे। तो सांप बोला, अभी हमको शिकार पे जाना है, अपने भोजन तलाश में, हम कहें तो काम करें। फिर वो लाठी के पास गया, लाठी से भी वैसे बोला। तो लाठी ने बोला कि मैं तुम्हारा क्यों करूं, हमें भी और काम है। फिर लाठी वो तोता आग के पास गया, आग से बोला कि लाठी को जलाओ, वो हमारा बात नहीं सुना। तो आग ने बोला कि मैं क्यों सुनूं। तो फिर पानी के पास, नदी के पास गया, नदी से बोला कि तालाब के पास, एक्चुअली सर वो तालाब के पास गया था, मतलब बोले वाटर जहाँ वाटर वो बोला कि आग को बुझाओ, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो आग बोला कि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हाथी के पास गया, हाथी से बोला कि चलो उस तालाब को सोख लो, जिससे वो हमारी पानी को धमकी दो, जिससे वो हमारी बात को सुने। हाथी ने बोला, हटो, अभी हमारे पास समय नहीं है। अब चींटी नाराज हो गई, तोता नाराज हो गया, दुखी होकर एकदम बैठ गया, थोड़ा रोने लगा। तो चींटी जा रही थी, वो सुनी, वो आई पास में, पूछी रोने का। तो तोते ने सब कहानी बताई। चींटी ने बोला कि चलो हम पाले, जैसे बोला था अंत ही आरंभ है,
वो सीरीज में चली। वो हाथी के पास गई, हाथी के समूह में घुस गई और चलने लगी। हाथी अब चिल्लाने लगा, बोला कि बाहर निकलो, जो बोलोगी हम वो मानेंगे। तब चींटी ने बोला कि पानी को जाओ सोखो, पी लो। पानी के पास गए, वो पीने ही वाला था, पानी बोली नहीं नहीं रहने दो, हमको मत पियो, मैं आग को बुझाने को तैयार हूँ। फिर आग के पास आई, जैसे वो बुझाना चाहिए, आग बोला नहीं नहीं मुझे मत बुझाओ, मैं लाठी को जलाने को तैयार हूँ। जैसे वो लाठी को जलाने के लिए गया, लाठी बोला नहीं नहीं मुझे मत जलाओ, मैं सांप को मारने को तैयार हूँ। फिर वो सांप को मारने के लिए गया, तो जैसे सांप के पास पहुंचा, सांप बोला नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने को तैयार हूँ। जब रानी के पास गया तो रानी बोली नहीं नहीं मुझे मत डसो, मैं राजा को डांटूंगी। और जब राजा को वो डांटने गए तो डांटी, तो राजा बोले ठीक हम बढ़ई को डांटते हैं। और बढ़ई के पास वो गए, तुरंत बढ़ई ने वो दाना निकाल दिया। इस कहानी से जो मूल तत्व ये मिलता है, एक तो कि सबसे बड़ी ताकत लाइफ में संवेदना की होती है, सेंसिटिविटी की होती है। चींटी में संवेदना थी, उसने तोते के दुख को अपना समझा और इसलिए महसूस किया, तो फिर जो उसके वश में था अब किया। अगर उसके वश में रहना था तो रहेगी हाथी के सूंड में। और सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, राजा बढ़ई रानी सबके पास किसी में संवेदना नहीं, उसके दुख को किसी ने अपना नहीं समझा, किसी ने कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़ी ताकत संवेदना की होती है, क्योंकि इस कहानी में सबसे ताकतवर चींटी है। राजा रानी ये सब भले ही शक्ति में बहुत बड़े हों, संसाधन में हों, बड़े पद में बड़े हों, या धन में बड़े हों, या ज्ञान में बड़े हों, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चींटी सिद्ध होती है, क्योंकि पूरे अक्रियाशील सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। और इसलिए हमें अपने और शक्तियों के साथ साथ ज्ञान, धन, संवेदना, संसाधन, इन सब के साथ साथ संवेदना के बल को जरूर विकसित करते रहना है, बढ़ाते रहना है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे होता है। पूरा हाथी भी या और लोग भी तभी वो काम करने को राजी हुए जब चींटी ने अपनी संवेदना, यानी कि उसका जो वो एक्टिवेट हो गई, वो एक्टिवेट हुई अपने संवेदना के द्वारा। तो संवेदना एक्टिवेटिंग फोर्स पर है, ड्राइविंग सीट पे है, तो हमको अपनी संवेदना को बनाए रखना है। फिर इसमें सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी किसमें है? चींटी में है, कि जो जिसका हक है या जो जिसको मिलना चाहिए उसको मिला, और वह खुद ढूंढी उसने, और सबके पास तोता ढूंढ के गया था। चींटी ने खुद उसका जब रोना सुना तो खुद उसके पास पहुंची। तो जो विवेकानंद ने कहा था वो भी यहाँ भी हो रहा है, प्रोएक्टिव है, कि वो खुद जा करके उससे पूछती क्यों रो रहे हो, और जब उसने बताया तो उसके वश में जितना था उतना किया। तो हमारे वश में जितना है, हम इंडिविजुअली बहुत अपने को छोटा समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी संवेदना बड़ी है और उसमें बल है, जहाँ जहाँ तक हमारा संवेदना का विस्तार है, वहाँ तक हमारी शक्ति का विस्तार है। ये जान लीजिए, संवेदना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसकी शक्ति चींटी की, क्योंकि उसकी संवेदना बड़ी थी तो उसकी शक्ति भी बड़ी रही और वो सब कुछ करने में सफल हुई। तो एक लीडर वही है कि जो जिसकी संवेदना बहुत बड़ी हो, सबके लिए काम कर रहा हो। वो चींटी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और चींटी प्रतीक है, साइज में तो सबसे छोटी है, तो अपने स्टेटस में जो आम आदमी है, भले वो सबसे छोटा दिखता हो, लेकिन वही चींटी है। लोकतंत्र में यह चींटी आम आदमी है। और जब राजशाहियाँ थी और क्या क्या था, ये कहानी तो मैंने अवधि में सुनी या इन्होंने अपने गांव में सुनी होगी, लेकिन मैंने दुनिया भर की जब लोग कथाएं पढ़नी शुरू की तो यही मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, आदिवासी क्षेत्रों में मिली। तो ये कहानी एक मुंह से दूसरे मुंह, एक गाँव से दूसरे गाँव इसीलिए फैल गई, इसमें लोकतंत्र के बीज थे। राजशाही के ज़माने में, कबीलाशाही के ज़माने में, सेना कहता है और ज़माने में जब तानाशाहियाँ होती थी, लोकतंत्र का बीज था। ये दिखाती है कि एक आम आदमी जो संवेदनशील है वह सबसे शक्तिशाली है। लोकतंत्र में भारत के संदर्भ में इसलिए और महत्वपूर्ण है कि हर चुनाव में हमको लोग पूछते हैं कैसा व्यक्ति हमें चुनना चाहिए,
तो हमारा यही उत्तर होता है इस कहानी में, जैसे वो चींटी है वैसे ही चींटियों को तलाशिए और उन्हीं को वोट दीजिए और आप खुद चींटी बनिए। आपको हाथी की सूंड में नहीं घुसना है, जा करके वोट दे देना है। वो परिवर्तन पूरा सिस्टम में शुरू हो जाएगा होने से। तो इसी के साथ हम लोग अपनी ये आज की बात खत्म करते हैं। हम उनसे उन्होंने कहा था कि चाय वगैरह पिला दें, और नहीं तो हम लोग खुरमा लाए हैं। आप लोग क्योंकि घर से बहुत दूर हैं तो घर की चीज़ों की याद रहती, घर में खुरमा बनवा के लाए थे रास्ते के लिए, तो आप लोग खुरमा करिए, ले लीजिए, सब लोग ले लीजिए। और शुक्ला जी कह दीजिए अगर वो 5 मिनट में चाय पिला दें तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा इसको खत्म कर दीजिए आप लोग।